नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और ये वक्त दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने का है, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी है एक असली खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z। और आज सबसे पहले खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, और खबर भी ऐसी कि जो गुस्से से भी आपको लाल कर सकती है और रोंगटे भी खड़े कर सकती। एक बार फिर से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कुछ तस्वीरें, हदें पार करती हुई तस्वीरें नजर आए। बांग्लादेश के नरेल में हिंदुओं के 70 घरों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। तस्वीरें बांग्लादेश के नरेल इलाके की हैं, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों और दुकानों को कट्टरपंथी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। नरेल जिले के लोहागारा उपजिला में कट्टरपंथियों की भीड़ ने फेसबुक पर कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिंदुओं के 70 घरों और दुकानों को पहले जमकर लूटा और फिर जला दिया। उन्मादियों की भीड़ यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने एक मंदिर में तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि आकाश नाम के युवक ने पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी की, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इलाके में सक्रिय इस्कॉन समूह का कहना है कि कुल 200 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है। घरों को इस तरह से जलाया गया कि वो 2 दिन तक जलते रहे। अभी तक पुलिस ने इन घरों को जलाने वाले किसी भी कट्टरपंथी को अरेस्ट नहीं किया है। कोलकाता में इस्कॉन की प्रवक्ता राधा रमन दास के मुताबिक जब ये हमला हुआ उस वक्त घटनास्थल पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उनका कहना है कि पुलिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। पीड़ितों ने प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। वैसे बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का एक हिस्सा था, सबको पता है। साल 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार कोई नई बात नहीं। आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, जरा इस बात को भी समझें, डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी विचारधारा अपनी जड़ें जमा चुकी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की आबादी जितनी थी उससे कम होती गई, घटती चली गई। जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं वहां सुर्खियों में अक्सर आई हैं। इसके अलावा हिंदुओं के घर और दफ्तरों पर हमले वहां होते रहे हैं और इस पर कोई लगाम नहीं कसी गई। सबसे अहम बात यह कि आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन की उम्मीद अभी भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इतिहास वहां नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि हालात बदलेंगे कैसे, कौन इसमें दखल देगा। फिलहाल तो संयुक्त राष्ट्र से इस मामले पर ध्यान देने की दुहाई दी जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसमें हमारे देश को भी दखल देना चाहिए, लेकिन यह केवल कुछ लोगों का मानना मात्र है। अब खबर वो जो आपकी हमारी जेब से जुड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य पदार्थों पर GST लागू किए जाने के केंद्र के फैसले पर हमला बोला। साथ ही गौमूत्र की खरीदी को लेकर एक अहम ऐलान भी किया। अब तो पनीर में, दही में, पता नहीं किन किन सामानों में जो घर में रोज उपयोग होता है उनमें भी GST लगा दिए। तो होटल में लगा दिए, हर चीज में GST, ताकि लोगों को जीना दुभर कर दिया है। इतनी महंगाई बढ़ा दी है। हरेली के दिन उसकी भी खरीदी शुरू की जाएगी। अब जब वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, बहुत सारे साथी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, तो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र से दवाई भी हम बनाएंगे। वैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अकेले नहीं है, बल्कि विपक्ष के तमाम नेता, कई सारे आम लोग GST के मुद्दे के ऊपर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। दूध, दही, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजें जो आपके हमारे किचन में प्रतिदिन इस्तेमाल में आने वाली चीजें, उन पर GST लगना आम लोगों को भी काफी खल रहा है, परेशान कर रहा है। आपकी हमारी जिंदगी पर इस फैसले का कितना और क्या असर रहने वाला, जरा इस बात को अच्छी तरह समझ लें, डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा आपका बजट जो हमने बनाकर रखा था, पहले खाद्य तेल की कीमत की वजह से बिगड़ा, पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से बिगड़ा, और ऐसे में अब आटा, दही, पनीर जैसी ये जो खाने वाली चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें, इनके दाम GST की वजह से बढ़ जाने के बाद किचन का बजट निश्चित तौर पर बिगड़ेगा। सरकार को GST से राजस्व मिलता है, विकास कार्य से होते हैं। सरकार का तर्क भी यही है कि इस वक्त की आवश्यकता है, लेकिन आम लोगों का जीवन मुश्किल में ना पड़े, इसका ख्याल कौन रखेगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये आम लोगों का सवाल है। सरकार को कम से कम दूध, दही, आटे जैसी चीजों को टैक्स के दायरे से दूर रखना चाहिए, या ऐसा कुछ करना चाहिए कि राहत मिले। लेकिन यहां राहत की बात छोड़ दीजिए, यहां GST के बाद ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कई लोगों को यह भी उम्मीद है कि इस पर कुछ समय बाद शायद संशोधन हो जाए।
चलिए ब्रोक छत्तीसगढ़ की सियासत का करते हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया रायपुर दौरे पर आए और उन्होंने प्रदेश के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आए। यहां उन्होंने प्रदेश के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बात हुई। बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ मंत्री शिव कुमार डहरिया और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद राजेश लिलोठिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के अंदर है वो संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हर उस पन्ने के अंदर समाज के हर वर्ग, इस देश के हर वर्ग के लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, चुनावी समर की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब जाति समीकरणों को साधने की कवायद में जुट गई है, ताकि हर वर्ग पर पार्टी की पकड़ मजबूती से बनी रहे। तो आपको याद होगा कि साल 2019 में आरक्षण में कुछ वर्गों को राहत देते हुए 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी के लिए और साथ में ये 13% का ऐलान मुख्यमंत्री ने तब भी किया था। मुख्यमंत्री ने आज भी इस मांग का समर्थन किया है। इस वर्ग की मांग के ऊपर जब कुछ लोग कोर्ट चले गए थे जब बढ़े हुए आरक्षण पर, तो ये मामला थोड़ा अटका रहा, लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई। वैसे अब बात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो भोपाल नगर निगम में ऐतिहासिक जीत मिलने से उत्साहित नजर आए और मामा की चाय अपनों के साथ इस कार्यक्रम के जरिए भोपाल वासियों से चाय पर चर्चा के लिए निकले। भोपाल नगर निगम में मिली शानदार जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम के तहत मध्य विधानसभा क्षेत्र के 12 नंबर मल्टी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाके की पेयजल समस्या दूर करने को लेकर किए गए प्रयासों पर बात की। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए हैं और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से गुंडे बदमाशों से परेशानी का जिक्र किया तो मंच से ही पुलिस को गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने की हिदायत दे दी। उन्होंने इस दौरान खुद को टाइगर बताया। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर सही कर दो सबके। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर, असली टाइगर तो यहाँ बैठा दिया, कहाँ के टाइगर फाइगर आ गया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही कहा कि आभार सभा नहीं बल्कि विश्वास सभा है जो कभी खंडित होने नहीं दिया जाएगा। तो देखा सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद को सबसे बड़ा टाइगर भी बताया और कैसे चाय की चुस्कियों लेकर के जनता के बीच में एक साथ कई काम किए शिवराज सिंह चौहान। ये बात जानते हैं कि जनता से कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे जुड़ें। मामा की चाय अपनों के साथ, इसके पीछे की रणनीति जरा डिकोड कर लेते हैं। 2023 में अगले साल चुनाव हैं विधानसभा के और शिवराज सिंह चौहान इस अभियान के जरिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर जा रहे हैं। चाय पर चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं, निर्देश देते हैं। साथ ही लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए वो जिस तरह एक्शन मोड में नजर आए वो भी अपने आप में एक मैसेज देता है। कहना गलत नहीं होगा कि आम लोगों के साथ सीएम का ये इंटरेक्शन, ये जनसंपर्क अभियान अगले चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, कुल मिलाकर मामा के साथ चाय पर चर्चा, इसने एक साथ बड़ी जीत का गौरव, जनता का आभार, साथ खड़े रहने का भरोसा और एक्शन अवतार, इन सब को एक ही मंच पर दिखाया, जो काम में पूरी तरह से मुख्यमंत्री माहिर भी हैं। अब खबर वापस छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे के एक अहम घटनाक्रम की। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अपना 4 में से 1 पंचायत विभाग का छोड़ना और इसके बारे में सार्वजनिक पत्र लिखना उन्हीं की पार्टी के विधायकों को नाराज कर गया। आज 61 विधायकों ने हाईकमान को एक पत्र लिखा है, नाराजगी जताई है, कार्रवाई की मांग की है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सभी मंत्री के पंचायत विभाग को छोड़ने और सार्वजनिक पत्र जारी करने से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अब नाराज विधायकों ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो
कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे। हाईकमान को लिखे पत्र में कुल 61 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। वहीं मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली में हैं और आज वो पार्टी हाईकमान से मिल सकते हैं। हालांकि ये मुलाकात पूर्व निर्धारित है, जिसमें गुजरात चुनाव को लेकर बातचीत होनी है। बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर बनाया है। चलिए तो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर एक डेवलपमेंट के ऊपर पूरे प्रदेश की भी नजर और खास तौर पर सियासी गलियारे की। वैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की सूबे की सियासत की बात करें तो इसमें भूपेश सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी अब एक्टिव है, खास रणनीतियां बना रहा है अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए। अब भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में जाएंगे और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर टेंट लगाकर डेटा कलेक्ट करेंगे। सूबे में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में हमेशा की तरह इस चुनाव में भी युवाओं की भूमिका अहम रहने वाली है। यही वजह कि सूबे की भूपेश सरकार लगातार युवाओं पर फोकस बनाए हुए है। साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार देने की बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के इस दावे को खोखला करार दे रही है। इस दावे की सच्चाई को सामने लाने बीजेपी ने अपनी यूथ विंग भाजयुमो को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत अब भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में बेरोजगारी टेंट लगाकर सर्वे कराएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा बूथ से लेकर मंडल स्तर तक और मंडल से लेकर के प्रत्येक विधानसभा स्तर तक बेरोजगारी टेंट लगा रहा है। वहीं इस पर सूबे के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएं। क्या उन्होंने कराया है? खैर इस सियासी घमासान में दोनों दल इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बिना यूथ के चुनाव जीत पाना किसी भी दल के लिए संभव ना होगा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ इकाई बीजेपी की अब प्रदेश में एक्टिव दिखेगी। आखिर बीजेपी को बेरोजगारी का मुद्दा कितना लाभ पहुंचा सकता है, यह मुद्दा ही क्यों चुना, जरा इस बात को भी समझें, डिकोड करते हैं। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म होता नहीं। आबादी बढ़ती है, रोजगार का संकट होता है और हर दौर में यह विकराल होता नजर आया। और इस दौर में कोविड काल के बाद में यह एक बड़ा प्रॉब्लम है, इनकार नहीं। सरकारें इस पर आश्वासन देती हैं, कुछ प्रयास भी करती हैं, इससे रिलेटेड कुछ सरकारी आंकड़े भी आते हैं। उस स्तर पर रोजगार मिल पाते हैं क्या, ये युवा बेहतर जानता है। इसके पीछे कई सारी वजहें भी हैं। बहरहाल बेरोजगारी आम लोगों से जुड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात यह कि यूथ से जुड़ा मुद्दा। यूथ को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप उनकी समस्याओं को कनेक्ट करें, एड्रेस करें। और यूथ की समस्या बेरोजगारी, इस पर कितना आपके टेंट में लोग पहुंचते हैं, कितना आप घेर पाते हैं, देखना होगा। उधर मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा निकाय चुनाव, उसके पहले चरण के नतीजों के बाद कामयाबी की है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस निकायवार अब समीक्षा करेगी। कमलनाथ ने सभी जिलाध्यक्षों प्रभारियों से निकायवार एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। पहले दौर के निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समीक्षा में जुट गए हैं। कांग्रेस ने स्थानीय विधायक और पार्टी नेताओं की अनुशंसा पर प्रत्याशी चुने। उन्हें चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी इन्हीं नेताओं की थी, लिहाजा नतीजों पर अब इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं जिलेवार समीक्षा के बाद गलतियों में सुधार भी होगा। जो टिकट मांग रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, अगर आप हार गए तो उसकी आपको समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वही माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि किस कारण से हारे, क्या कारण था, क्योंकि आगामी 23 का चुनाव देखते हुए इस पे समीक्षा करना बहुत जरूरी है। बीजेपी के त्रिदेव और पार्टी के दिग्गज भी वोटिंग बढ़ाने में नाकाम साबित हुए हैं। नतीजा, बीजेपी को ग्वालियर जबलपुर में नगर सत्ता से हाथ धोना पड़ा। भोपाल और निमाड़ में ऐसा ही हाल कांग्रेस का हुआ, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। तो कांग्रेस पार्टी नतीजों से उत्साहित है। समीक्षा तो कहीं भी हार हो, वैसे हमें बहुमत मिला है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में बहुमत मिला है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। दोनों दल भले ही समीक्षा कर रहे हों, लेकिन वोटर्स का इशारा है कि उनका मिजाज कभी भी बदल सकता है। तो साहब, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में इस वक्त समीक्षा हो रही, जिम्मेदारी तय होगी। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह साहब कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए निकाय चुनाव अपने अपने गिरेबान में झांकने का एक अवसर लेकर आया है, क्योंकि एक तो 7 साल बाद हुआ, दूसरा जो सरकार जिस अंदाज में बनी, इससे कई सवाल जुड़ गए थे। निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा इसलिए भी आवश्यक है ताकि दोनों दल अपनी अपनी रणनीति आगे की तय कर पाएं। विधानसभा चुनाव को अब 1.5 साल से कम वक्त बचा और ऐसे में निकाय चुनाव के नतीजे दोनों के लिए काफी अहमियत रखते हैं।
समीक्षा करके जनता के मिजाज का पता लगेगा और पार्टी की असली जो स्थिति है जमीन के ऊपर उसके बारे में पता चलेगा। और सिंपल सा जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब आपने टिकट मांगा, जब आपने लोगों के लिए कैंपेन किया, तो फिर अगर जीत का सहरा आपके सर तो हार की जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं। और इस पर अब रिपोर्ट देखना होगा किसके खिलाफ या किसके पक्ष में जाती। खबर रायपुर से। रायपुर पुलिस को टेरर फंडिंग के एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। जांच एजेंसियों को इसकी तलाश बीते 9 साल से थी। जानकारी के मुताबिक 2013 में थाना खमरतराई में 8 आरोपियों पर टेरर फंडिंग का केस दर्ज हुआ था। प्रकरण में 5 आरोपी धीरज साव, जुबैर हुसैन, आयशा बानो, पप्पू मंडल और राजू खान को पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 महीने पहले पुलिस ने एक और आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी श्रवण कुमार मंडल 2013 से ही फरार चल रहा था। राजधानी पुलिस देवघर झारखंड से गिरफ्तार कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले पाई है। आरोपी श्रवण के बैंक खाते की डिटेल्स खंगालने पर लाखों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं। आतंकी संगठन सिमी, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े अन्य लोगों के बैंक खातों में इसने लाखों रुपए भेजे। ईडी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है, जिसमें आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत भी लगाई थी याचिका, लेकिन यह याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी और अब इससे पूछताछ करके कुछ और बड़े मामलों का खुलासा इसमें हो सकता है। चलिए, सरहद के ऊपर दुश्मनों से लोहा लेने वाला फौजी आज अपने ही घर में असुरक्षित है। पहले जानलेवा हमला और अब पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। हाथों में चिट्ठी लिए पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे इस शख्स का नाम चंदन कुमार है, जो फौज में है और छुट्टियों में अपने गांव आया था। लेकिन एक मामूली से विवाद के बाद इलाके के कुछ बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित फौजी के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की। इसके बाद अब आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे घर वालों को हमेशा धमकी दी जा रही है कि केस वापस लो, आपको नहीं तो जान से मार देंगे। ये मामला दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र का है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धनोरा के निवासी चंदन छुट्टियां काटने अपने गांव पहुंचे। यहाँ सड़क पर धूल न उड़े इसलिए वो उस पर पानी डाल रहे थे। इसी दौरान पानी के छींटे एक बदमाश पर जा पड़े, जिससे आग बबूला होकर उसने अपने 6 साथियों के साथ फौजी पर चाकुओं से अटैक कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। तो एक फौजी का सुरक्षा के लिए गुहार लगाना पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इस बात को डिकोड करें। पहली बात जो दिखी वो ये कि पुलिस प्रशासन गंभीरता से इस मामले को लेता नजर नहीं आया और इसी वजह से आरोपियों का हौसला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया। फौजी और उसके परिवार को अगर कुछ होता है, कुछ उनके साथ घटता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी क्या पुलिस पर नहीं होगी? पुलिस को वक्त रहते आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, कम से कम किसी भी शिकायत को संजीदगी से लेना चाहिए। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आम लोगों का, हमारा, आपका भरोसा पुलिस के ऊपर कायम रहे और इसके लिए पुलिस का एक्टिव और एक्शन में रहना बहुत जरूरी। चलिए अब एक और एक्शन की बात करते हैं, जिसके ऊपर खबर के ऊपर सबकी नजर गई। पखांजूर के अंतागढ़ से विधायक हैं अनूप नाग। इनके विरोध में एक बार फिर से नक्सलियों ने कुछ बैनर लगाए हैं, चेतावनी या धमकी दी है इसमें। जरा इस बैनर को गौर से देखिए। लाल कपड़े पर सुनहरी स्याही से लिखे शब्द किसी बंद या हड़ताल के आह्वान के नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विधायक को नक्सलियों की चेतावनी है। नक्सलियों ने पखांजूर के अंतागढ़ से विधायक अनूप नाग को भ्रष्ट करार दिया है, साथ ही विधायक को खदान मालिकों का एजेंट बताया। नक्सलियों ने पूरे क्षेत्र में ऐसे 42 बैनर छोड़े हैं। क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों से विधायक को गांव में न घुसने देने की अपील भी की है। वहीं नक्सलियों की अपील पर विधायक ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। ऐसा लगता है मुझे किसी का शरारत है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं कट्टर समर्थक हूँ आदिवासी समाज का और बंग समाज का। मामले में पखांजूर एसडीओपी ने बताया कि बैनर जब्त करके जांच शुरू कर दी गई। सूचना मिलने पर हमने पुलिस टीम रवाना की, जो विधायक महोदय को ये किया गया उसे जब्त कर आगे जांच की जा रही है। हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी नक्सली विधायक के विरोध में कई बार बैनर पोस्टर लगा चुके हैं। चलिए कुछ ऐसी खबरें हैं जो लगातार, जिनका डेवलपमेंट सारे देश में सुर्खियां बना। विवादित बयान देकर चौतरफा, जिनको लेकर निंदा भी हुई, जिनको लेकर समीक्षा भी हुई, कार्रवाई भी हुई। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली।
कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी के ऊपर फिलहाल रोक लगा दी सभी पक्षों को। इसी के साथ एक नोटिस भी जारी किया। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने कहा कि उनके जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उनके मारने की साजिश का खुलासा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई के दौरान सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती। नूपुर की ओर से दाखिल नई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा और बढ़ गया है और ऐसे में उनके खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। याचिका में केंद्र के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, असम सरकार को पक्ष भी बनाया गया। चलिए, तो ये राहत हालांकि फौरी है। आगे इस मामले में क्या होता है ये भी देखना होगा। एक और अहम प्रकरण, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित राजस्थान के श्रीगंगानगर नाम के जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस सूत्र बताते हैं कि घुसपैठिए से खुफिया एजेंसियों की अब तक की हुई पूछताछ में बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा की हत्या की मंशा से भारत की सीमा में एंट्री करने की बात सामने आई। पुलिस का यह भी कहना है कि फिलहाल हमारी पूछताछ जारी। यह आपको पता होना चाहिए कि बीएसएफ के जवानों ने रविवार सुबह 24 साल के एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में दाखिल होते पकड़ा था। इसकी पहचान रिजवान अशरफ के तौर पर हुई। ये हिंदुमल कोट सेक्टर में खखा चेक पोस्ट से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। बीएसएफ कहती है कि रिजवान अशरफ पाकिस्तान में पंजाब के मंडी बहाव बीन का रहने वाला है और वहीं पाकिस्तानी घुसपैठिए के सीमा पर पकड़े जाने के बाद बीएसएफ अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो एक ऐसा प्रकरण जो देश के अंदर का है, जिस पर प्रतिक्रियाएं दुनिया के कई देशों ने दी और ये बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक आ गया कि कोई मारने के लिए सीमा पार करके यहां तक आया। चलिए, अब इस मामले पर व्यवस्थाओं को, जांच एजेंसियों को पूरी तरह से सतर्कता से नजर निश्चित तौर पर रखनी चाहिए। आज के लिए न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर आपसे 8:55 मुलाकात होगी। हमारा खास बुलेटिन आगे है। अब छत्तीसगढ़ की बारी देखिए और तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।